एटॉमिक रेडियस का हम लोग एक्सेप्शन देख रहे थे ना। यस सर। कौन सा लेक्चर है ये? लेक्चर 4 है शायद, 4th लेक्चर है शायद, 4th ही है। चलो देखते हैं आगे हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोग ये बता दिए थे, तुम लोग हम बता दिए थे ये कि रेडियस ऑफ 3D एलिमेंट वाले में एक्सेप्शन था ना, कि 3D एलिमेंट में क्या था कि शुरुआत में वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा था, उसके बाद बीच में ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, और लास्ट में दो कॉपर और जिंक वाले का रेडियस क्या हो गया, वो थोड़ा सा। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन तो दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा सर। अच्छा ठीक है, अभी हाँ सर अब यस ठीक है। सर। चलो ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे वर्ड में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि when we move from अरे लेफ्ट टू राइट इन ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज हम लोग किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक वाले एलिमेंट को ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पे 3D लिख दे रहे हैं, 3D एलिमेंट्स, ट्रांजिशन सीरीज 3D वाले सीरीज में। ट्रांजिशन सीरीज में एक पहला वाला जो सीरीज होता है 3D होता है, उसके बाद वाला 4D होता है, और उसके बाद वाला 5D होता है, ठीक है। तो इस तरह से है। तो ये 3D वाला की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या था कि एटॉमिक रेडियस शुरुआत में क्या हुआ, जिस स्पीड से कम होना चाहिए उस क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पूरा पूरा डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस ग्रेजुअली। और उसके बाद क्या हुआ कि इट इवन बिकम्स, ये ऐसे लिख लेता है, ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ शुरुआत में, फिर इट बिकम्स कांस्टेंट इन द मिडिल में ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया मिडिल वाले एलिमेंट्स में, ठीक है, एंड इवन इंक्रीजेस एट द एंड ऑफ द सीरीज, एंड इवन इंक्रीजेस एट द एंड ऑफ द सीरीज। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है सबको? तो ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किए थे। इसका रीजन क्या बताए थे? रीजन ऐसे लिख सकते हो अगर शॉर्ट में तुमसे पूछा जाए। वो एक्चुअली क्या होता है कि एज न्यू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एज न्यू इलेक्ट्रॉन्स enters in the n-1 d सबसेल, ठीक है, जैसे जैसे नया इलेक्ट्रॉन n-1 d सबसेल में आते जाएगा, इट विल इंक्रीज रिपल्सन, ठीक है, ऑन द आउटरमोस्ट ns इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे नया इलेक्ट्रॉन n-1 d में आते जाएगा तो उसका आउटर मोस्ट ns इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन बढ़ते जाएगा। तो रिपल्सन अगर बढ़ गया तो डिक्रीज जो होता है शुरुआत में, जो डिक्रीज होगा, सो डिक्रीज इज ग्रेजुअल, डिक्रीज इन रेडियस हम लोग बोल सकते हैं कि स्लो या ग्रेजुअल, है ना। जिस स्पीड से डिक्रीज होना चाहिए उस स्पीड से वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। लेकिन बीच में क्या हुआ, जैसे बीच वाले सीरीज में हम बताए थे कि बीच वाले सीरीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना ज्यादा बढ़ गया कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, और सबका अगर हम लोग रिपल्सन काउंट कर रहे थे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का, तो ऑलमोस्ट सेम हो गया था। इसलिए उनका रेडियस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, हम लोग बोल देते हैं कि ऑलमोस्ट वो एक जैसा ही, उतना मेजर डिफरेंस नहीं है उनके रेडियस में, ठीक है ना, ऑलमोस्ट एक ही जैसा रेडियस दिखता है, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट सेम हो गया, बीच में कांस्टेंट हो गया। लेकिन लास्ट में हम लोग क्या देखे कॉपर और जिंक के केस में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना ज्यादा बढ़ गया, D10 हो गया था ना सब में, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन देखोगे कॉपर का भी D10 होता है और जिंक का भी D10 होता है, तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना ज्यादा बढ़ गया कि रिपल्सन डोमिनेट कर जाता है वहां पे, किस पे, अट्रैक्टिव फोर्स पे। इसलिए लास्ट में रेडियस क्या हो गया, वो बढ़ गया यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द सीरीज, ये 3D सीरीज की बात कर रहे हैं हम लोग, एट द एंड ऑफ द सीरीज व्हेन
number of electrons in n minus d सबसेल is very high, ठीक है, वेरी हाई मतलब 10-10 इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो गया, देन रिपल्सन डोमिनेट्स ओवर अट्रैक्शन। रिपल्सन इलेक्ट्रॉन का डोमिनेट कर जाएगा न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के ऊपर। डोमिनेटिंग, जिसका इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा वही वाला इफेक्ट हम लोग कंसिडर करेंगे। तो सो रेडियस इवन इंक्रीजेस, तो इस केस में रेडियस क्या हो जाता है, वो लास्ट में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये हम लोग ग्राफ Yes. ग्राफ लास्ट क्लास में ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए थे। ठीक है, तो ये 3D वाला रीजन ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो तुम लोग इसको। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जैसे 3D सीरीज वाला एलिमेंट आया ना, जैसे वो ट्रेंड शो कर रहा था, उसी तरह 4D सीरीज का, जैसे यहाँ पे ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करें, फिर से एक बार ड्रॉ कर देते हैं, तो ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये था, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे था एटॉमिक नंबर और वाई एक्सिस पे था एटॉमिक रेडियस, ये था ना। तब यहाँ पे 3D सीरीज में ऐसे ही बताए थे कि शुरुआत में ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है और बीच में ऑलमोस्ट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और लास्ट का 1-2 का ऐसे इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये मान लेते हैं, अगर मान लो ये ऐसा ग्राफ है, ठीक है, तो ये ग्राफ है 3D एलिमेंट्स के लिए, 3D सीरीज के लिए। 4D में भी ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा ही आता है। 4D में अब देखो, फोर्थ के डी मतलब इसके जस्ट नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट में जो पहला वाला सीरीज होता है ये 3D सीरीज है, उसके जस्ट नीचे वाला जो सीरीज होगा वो 4D सीरीज होगा। तो 4D सीरीज में भी अगर देखा गया तो 4D सीरीज का भी कुछ ऐसा ही पैटर्न दिखा जैसा 3D में, बट इन दोनों के रेडियस में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, है ना, क्योंकि उसमें 4D में एक कंप्लीटली एक नया शेल ऐड होगा, बट उनके आपस के एलिमेंट्स के बीच में ऐसा ही ट्रांजिशन देखा गया, मतलब ऐसा ही ग्राफ का नेचर आया कि शुरुआत में ये ग्रेजुअली डिक्रीज किया, फिर बीच में ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया इस टाइप का, और लास्ट में ये इंक्रीज हुआ। जैसा 3D में था वैसा 4D में भी देखा गया। ठीक है, ये 4D का है, बस इन दोनों के बीच में गैप था। लेकिन जैसे ही हम लोग 4D से 5D वाले में देखे, 5D वाले में जैसे ही शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे ये ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा देखा गया कि 5D का ग्राफ जो है ना, ये ऑलमोस्ट जैसे 3D और 4D के बीच में थोड़ा सा गैप यहाँ पे दिख रहा है तुमको, लेकिन 4D और 5D में ग्राफ ऑलमोस्ट ओवरलैप कर गया। ठीक है, इनमें वैसा गैप नहीं बन पाया यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करें तो यहाँ पे ग्राफ जो है इसका 5D का बिल्कुल इसके ऊपर ही ओवरलैप हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा आया, तो ये 5D समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा Yes, क्यों sir. हुआ? क्योंकि 4D से 5D जाने पे भी तो एक सेल एक्स्ट्रा सेल बढ़ ही रहा है, बट लेकिन उसका ग्राफ जो है इसी वो गैप नहीं बन पाया वहां पे, इसी पे ओवरलैप कर गया, मतलब ऑलमोस्ट 4D से ही उसका रेडियस ऑलमोस्ट मैच कर रहा था। तो ऐसा रीजन को एक्सप्लेन कर सकते हो इसको? तो यहाँ पे इसको Effective हाँ, nucleus. एक्सेप्शन ऐसे लिख सकते हैं इसमें कि रेडियस ऑफ 5D एलिमेंट्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू रेडियस ऑफ 4D एलिमेंट्स। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू रेडियस ऑफ 4D एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन, 2 रीजन से इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो 5D वाला जो एलिमेंट होगा वो लेंथेनॉइड सीरीज में आ जाएगा, देखोगे उसमें उसको नीचे रिप्रेजेंट किया जाता है 5D वाले को। एक पहला वाला नीचे जो 2 टेबल बना हुआ रहता है ना, 2 रो टाइप का है, पहला वाला जो रो होता है वो 5D एलिमेंट है, वो लेंथेनॉइड वाला है 5D एलिमेंट, और उसके जो नीचे रहेगा वो 6D वाला है, वो एक्टिनॉइड सीरीज है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, 5D और 4D का रेडियस जो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इसको हम लोग 2 रीजन से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम लोग कोई ग्रुप मान लेते हैं, जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम 3D वाला एलिमेंट है ना। टाइटेनियम का Yes, एटॉमिक sir. नंबर कितना होता है? 22। 22. टाइटेनियम के जस्ट नीचे आएगा जिरकोनियम, ठीक है, ZR से डिनोट करते हैं इसको, इसका एटॉमिक नंबर है 40। ये हो गया 4D का एग्जांपल हो गया।
और 4D के जस्ट नीचे देखोगे ये 5D वाला, इसके नीचे जिरकोनियम के नीचे देखोगे ये हाफनियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 72। हाफनियम तुमको लेंथेनॉइड वाले सीरीज में दिखेगा, एटॉमिक नंबर 72 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा गया कि टाइटेनियम और जिरकोनियम के साइज में तो ऑब्वियसली जिरकोनियम, क्योंकि ये ग्रुप का एलिमेंट है, हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ना, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे ये 3D है, 3D एलिमेंट है, ये 4D है और ये 5D सीरीज का एलिमेंट है। तो ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो रेडियस बढ़ना चाहिए, तो इसलिए जिरकोनियम का तो टाइटेनियम से ग्रेटर है रेडियस, बट जिरकोनियम और हाफनियम में ये देखा गया कि इन दोनों का रेडियस ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। ठीक है, तो दो रीजन है इसका। इसको हम लोग पहले ये जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं कि रेडियस ऑलमोस्ट सेम होने के फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, इस टर्म हम लोग यूज करते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वो लेंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट है और उसका साइज ऑलमोस्ट सेम हो गया, मतलब उसका साइज क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इसलिए हम लोग टर्म यूज करते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो पहला जो रीजन है, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं रीजंस। फर्स्ट जो रीजन है, यहाँ पे देखोगे 3D से जब हम लोग 4D मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीमेंट हो रहा है बताओ तो, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना बढ़ रहा है। 18 सर। प्लस 18 से बढ़ रहा है ना। लेकिन वही अगर 4D से 5D में अगर हम लोग गए तो देखो नंबर ऑफ चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज कितने से बढ़ रहा है, 32। 32 से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो बढ़ रहा होगा वो 18 यूनिट से बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ भी देखो, यहाँ एक सेल ऐड हुआ है, एक ही सेल इसमें भी ऐड हुआ है 4D से 5D जाने में, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कितना था, 18 था। अब 4D से 5D जाने में यहाँ भी एक ही सेल ऐड हुआ है, बट यहाँ न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, 32 टाइम्स हो गया है। समझ में आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो 32 टाइम्स, मतलब 32 से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 18 से इंक्रीज हो रहा था। तो ऑब्वियसली यहाँ जो न्यूक्लियस 5D में जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या होगा, 3D से 4D वाले से तो ज्यादा ही होगा ना, 14 टाइम्स ज्यादा होगा। 14 प्रोटॉन का मतलब 14 प्रोटॉन का डिफरेंस है, तो 14 प्रोटॉन ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा ना वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे। आ रहा है समझ में। यस। तो अगर वो 14 प्रोटॉन का चार्ज अगर या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसका साइज जितना बढ़ना चाहिए था सेल बढ़ने से, वो साइज क्या हो जाएगा, उतना साइज बढ़ पाएगा क्या, वो ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब वो उसको क्या कर देता है। एक तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि वो सेल बढ़ने से जितना क्या हुआ था, साइज इंक्रीज होना चाहिए था, वो न्यूक्लियर चार्ज का 14 टाइम्स, जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन 14 ज्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा, उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा ऑब्वियसली। तो सेल बढ़ने से जो साइज इंक्रीज होना चाहिए था, उसको कंपनसेट कौन कर दे रहा है, कौन कंपनसेट कर दे न्यूक्लियस रहा है, चार्ज। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगना वो कंपनसेट कर दे रहा है, और ये इतना ज्यादा कंपनसेट कर दे रहा है कि 4D और 5D का साइज जो हो रहा है वो ऑलमोस्ट क्या हो जा रहा है, वो सेम हो जा रहा है। ठीक है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना 5D के साइज में, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, उसी कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग किस टर्म से बोलते हैं, लेंथेनॉइड या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इसका लिख सकते हैं हम लोग स्टेटमेंट से कि व्हेन वी मूव फ्रॉम 3D टू 4D, इसमें क्या बोलोगे कि न्यूक्लियर चार्ज कितने यूनिट से बढ़ रहा है, 18 प्लस 18। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय प्लस 18 यूनिट्स, है ना। while moving from 4D टू 5D, इस केस में न्यूक्लियर चार्ज कितने से बढ़ रहा है, इंक्रीजेस बाय प्लस 32 यूनिट्स। तो इससे क्या होगा, क्या बोल सकते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। सो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ इंक्रीजेस।
attraction of nucleus on the आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रेडियस जो हम लोग मेजर करते हैं सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच का डिस्टेंस होता है ना, तो रेडियस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन 5D सीरीज increases, hence radius decreases. ठीक है, and this contraction या contraction in size is called, क्या बोलते हैं इसको, टर्म क्या आता है, Lengthenoid contraction. लेंथेनाइड या लेंथेनॉइड, दोनों, बहुत जगह देखोगे लेंथेनॉइड लिखा हुआ रहता है, बहुत जगह देखोगे लेंथेनाइड, ठीक है, तो दोनों सेम ही चीज है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पहला तो ये रीजन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, रीजन 1 हो गया ये। एक और रीजन हम लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को, एक और रीजन 2 से एक्सप्लेन करते हैं इसको, वही है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ही दिखा रहा है, बट यहाँ पे हम लोग शील्डिंग इफेक्ट के टर्म में बात करते हैं, वो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से बात हो रहा है, लेकिन इस केस में हम लोग शील्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे। तो जिरकोनियम और हाफनियम में हम लोग कंपेयर करेंगे इन दोनों का। जल्दी से मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ तो तुम लोग पूरा, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में, पहले जिरकोनियम का लिखो और उसके बाद हाफनियम का, रिवाइज भी हो जाएगा तुम लोगों का। फिर नोबल गैस का यूज कर सकते हैं, हाँ फिर नोबल का गैस का यूज कर ठीक है, क्रिप्टन पहले चलो ठीक है, जिरकोनियम का लिख लो एक्सपेंडेड फॉर्म में, उसके बाद ऑलमोस्ट वहां पे 40 इलेक्ट्रॉन्स का तो सेम ही होगा ना हाफनियम में भी, तो हाफनियम में उसके बाद 40 के बाद का लिखना, तो जिरकोनियम का पूरा लिखो, उसके बाद हाफनियम का, उसके बाद से कंटिन्यू करना। जल्दी करो, इसमें टाइम मत लगाओ। ठीक है, हम लिखते जा रहे हैं साथ में ही, तुम लोग मैच कर लेना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, और उसके बाद क्या होगा, 5s के बाद 4d आ जाएगा ना, 4d2। काउंट कर लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 18 20 36 38 to 40। ठीक है, यही आया सबका? यस सर। लिख रहे हो या नहीं तुम लोग यार साथ में? चलो अब हाफनियम का लिख रहा है, तो हाफनियम में देखना यहाँ तक तो सेम रहेगा, हो गया 5s2 तक तो सेम रहेगा। ठीक है, 5s2 के बाद हम लिख रहे हैं, चलो यहाँ पे ऐसे दे रहा है 5s2 के बाद, तो यहाँ पे देखो ये 5s2 हो गया, उसके बाद 4d10 हो जाएगा, मेरे को बताते जाना 4d10 के बाद क्या लिखोगे, 5p 5p6, इसके बाद 6s2, उसके बाद 5d10 6s के बाद 5d आएगा, 4f 4 का f छोटा वही है अभी, 4f14, f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना, तो 4f14, उसके बाद 4f के बाद क्या मिलेगा, 5d10 5d10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी काउंट रखो, 72 तक ही भरना है। 5d के लिए कितना बचा, इतना टाइम लगा रहे हो काउंट, सर 2 ऑब्वियसली सेम ग्रुप का एलिमेंट है ना ये, तो सेम ग्रुप का है तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, है ना, तो ऐसा भी देख सकते हो। ये 4d सीरीज एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d वाले में जा रहा है, ये 5d एलिमेंट है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 5d वाले में जा रहा है, इसलिए इसको 5d बोलते हैं। समझ में आ रहा है?
तो अब यहाँ पे देखो, एक्चुअली अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग कैसे बात करेंगे, तो शील्डिंग इफेक्ट से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो शील्डिंग पावर तुम लोग को बताया गया है ऑर्बिटल का। शील्डिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल्स का ऑर्डर क्या होता है बताओ तो? कौन सा ऑर्बिटल का शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा है? एस का, एस। फिर पी, डी और एफ का तो ऑलमोस्ट हम लोग क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि आउटर मोस्ट सेल से पहले जो है, ये कौन सा शेल आ रहा है, सब सेल कौन सा आ रहा है? एफ। 4F आ रहा है। यहाँ पे कोई F दिख रहा है तुमको जिरकोनियम वाले में? नो सर। नहीं। तो वहां पे उससे पहले तो D है, बट F तो नहीं है अवेलेबल, है क्या? नो सर। नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग शील्डिंग पावर से बात करें तो हम F का ऑलमोस्ट वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हैं, मतलब वेरी पुअर होता है। तो इसका मतलब उसके पहले, जस्ट जो पहले सेल है उसका शील्डिंग पावर ही ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा। यस सर। और बहुत ज्यादा अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन Yes, बाहर वाले सेल पे बढ़ sir. गया तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और इसी टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये दूसरा रीजन हम लोग ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट के टर्म में हम लोग बात करेंगे, और पहला तो बता ही चुके हैं वो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं इसको कि इन 5D एलिमेंट्स, ठीक है, 5D एलिमेंट्स, फोर एफ सबसेल is completely filled and due to very poor shielding power of f orbitals, attraction of nucleus on the outermost electron क्या हो जाएगा? इंक्रीज या डिक्रीज? सो डिक्रीज। Attraction इंक्रीज। increases and hence, या फिर increases hence कंट्रैक्शन इन। atomic radius decreases। और इसी कॉन्ट्रैक्शन इन साइज, यहाँ पे जो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसी टर्म को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन साइज को क्या बोल देते हैं? लेंथेनाइड। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सेम ही चीज है वो। तो ये यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग, ये किसकी वजह से कर रहे हैं? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब समझ में आ गया ना क्यों 4D और 5D का ग्राफ ऑलमोस्ट ओवरलैप कर जाता है, साइज ऑलमोस्ट सेम क्यों हो जाता है, ठीक है। चलो, तो ये था रिलेटेड एक्सेप्शंस, किस रिलेटेड था? एटॉमिक साइज से रिलेटेड, ठीक है। एटॉमिक साइज में बस इतना ही एक्सेप्शन है, ये सब ध्यान रखना है तुम लोगों को। पहला नोबल गैस वाला हम लोग देखे थे, दूसरा एल्यूमिनियम और गैलियम वाले में था, गैलियम और था ना, यस सर। एल्यूमिनियम और गैलियम वाला डिफरेंस जो था वो गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम हो जाता है, बट ज्यादा होना चाहिए था। तीसरा कहाँ पे मिला एक्सेप्शन? 3D वाले में मिला, वो जो ग्राफ आया। उसके बाद 4D वाले में भी सेम नेचर आया, बट 3D और 4D के बीच में एक रेस्पेक्टेबल गैप था, है ना। बट 4D और 5D वाले में क्या देखा गया कि गैप बिल्कुल खत्म हो गया, वो ऑलमोस्ट ओवरलैप कर गया उसके ऊपर ग्राफ। और वो डिफरेंस, वो रीजन हम लोग देख लिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, है ना। चलो, तो इतना सारा एक्सेप्शंस के ध्यान रखना है, इसी सबसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा तुम लोगों को। नॉर्मल ट्रेंड से क्वेश्चंस नहीं रहेगा, एक्सेप्शन से ही रहेगा। कोई डाउट है इसमें किसी को, कोई भी एक्सेप्शन वाले में? ठीक है, सारा लॉजिकल है, इलॉजिकल बात कुछ नहीं है एक्सेप्शन में। कुछ इलॉजिकल तुम लोग को दिखा क्या? जो भी एक्सेप्शन है उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया, ऐसा नहीं है कि
फर्जी में एक्सप्लेनेशन बना दिया गया है, फर्जी में एक्सेप्शन है। ठीक है, वो सारा उसका प्रॉपर रीजनिंग है। ठीक है, प्रॉपर रीजन के साथ देखोगे तो उतना ज्यादा तुमको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा ये सारा एक्सेप्शन। ठीक है ना? तो इसलिए प्रॉपर रीजनिंग पे फोकस करना। किसी भी कहीं भी एक्सेप्शन अगर मिल रहा है केमिस्ट्री में तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ रीजन है। ठीक है, उस रीजन को प्रॉपर रीजन है, जस्टिफिकेशन उसका दिया गया है। ऐसे नहीं कि अपने आप एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया। हाँ, कुछ जगह पे तुमको याद करना पड़ेगा, एक दो जगह पे जहाँ पे तुमको रीजन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट 90% केसेस में एक्सेप्शन अगर होंगे तो उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन मिल जाएगा कि क्यों ये एक्सेप्शन हो रहा है। ठीक है, सर हाँ बोलो। पीरियड टेबल में से कितने एलिमेंट्स सर अभी याद करने? तुम लोग को याद नहीं करना है एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल क्या पूरा थोड़ी ना बैठ कर रटना है। 30 तक आराम से, 30 तक तो वो नॉर्मल, तुम ड्यूरिंग द कोर्स आगे करोगे तो वो तो नॉर्मली याद हो ही जाएगा। उसके बाद का जरूरत नहीं, ऐसा थोड़ी है तुमसे पूछेगा कि 75 एटॉमिक नंबर कौन से एलिमेंट का है, वो सारा तुमको दिया रहेगा वो क्वेश्चन में। वो याद नहीं करना है एलिमेंट, तुमको थोड़ी रटना है तुमको बैठ के। सर एटॉमिक मास से ये सब रिलेटेड होता है? ना ना, कुछ नहीं रटना है, वो सारा डेटा तुमको क्वेश्चन में रहेगा, कुछ नहीं याद करना है तुमको। एटॉमिक मास थोड़ी ना बैठ के रटना है सबका, और जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें देखोगे जेई एडवांस या जेई मेंस के पेपर में वो सारा पहले ही दे दिया रहता है, जो जो एलिमेंट यूज होगा उसका एटॉमिक नंबर तक इनफैक्ट दे दिया रहेगा तुमको डेटा। तो कुछ याद नहीं करना है तुमको वैसा, उस फॉर्म में नहीं रहो कि याद करने में बैठ गए पीरियोडिक टेबल रट रहे हैं बैठ के, वैसा कुछ नहीं करना है। हाँ मतलब जैसे एस ब्लॉक पढ़ोगे, पी ब्लॉक पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट तुमको आइडिया लग जाएगा एलिमेंट का। ठीक है, जैसे आगे पढ़ोगे एस ब्लॉक चैप्टर, एक एक करके सारा चैप्टर ही स्टार्ट करना है पीरियोडिक टेबल। ये तो जनरल है, मतलब इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है ये, कि ये नहीं आएगा तो फिर आगे एस ब्लॉक पी ब्लॉक उसमें दिक्कत होगा। ये और केमिकल बॉन्डिंग, ये दो मेन चैप्टर है जो कि आना चाहिए इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए तुमको। ठीक है, आगे एस ब्लॉक करोगे तो एस ब्लॉक में जो सारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वो तो ऑटोमेटिकली तुमको याद हो जाएगा। पी ब्लॉक में फिर ग्रुप 13 14 15 16 17 वो तो ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा तुमको। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि तुम बैठ के रटो उसको, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अगर देखोगे दो चार बार अपने आप तुमको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस में आएगा तो। ठीक है, चलो इसमें कोई डाउट है किसी को एक्सेप्शन वाले पार्ट में, एटॉमिक रेडियस वाले में? है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ नेक्स्ट पीरियोडिसिटी देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करेंगे जो है आयोनाइजेशन एनर्जी। पूछना है क्या किसी को इसमें कुछ? बोलो जल्दी हाँ या नहीं। हेलो, नो सर। चलो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पीरियोडिसिटी या नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये तुम लोग 11th सॉरी 10th में पढ़े थे क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी वाला टर्म? यस सर। हम्म, आयोनाइजेशन एनर्जी। वहां जो देखोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी रहता है, तो उससे कंफ्यूज मत हो। एंथैल्पी एक्चुअली एक टर्म है जो कि थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में करना है तुम लोगों को। एंथैल्पी मतलब होता है चेंज इन एनर्जी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो एटम से यहाँ पे एक्चुअली आयोनाइजेशन एनर्जी वो डिफाइन ही कर देते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove it is defined as the amount of energy required to remove the outermost electron from an isolated gaseous atom. ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। चलो, अब यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, एक चीज ध्यान रखना, एक्चुअली हम लोग आइसोलेटेड टर्म यूज कर रहे हैं और गैसियस फॉर्म में होना चाहिए वो एटम। किसी से भी, अगर मेटल से भी हम लोग रिमूव कर रहे हैं
तो उस मेटल के एटम को किसमें तुमको बदलना होगा? वो तो सॉलिड में रहता है, तो उसको सबसे पहले गैस में चेंज करना होगा, तब जाके हम उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और उस समय एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और उस समय जो एनर्जी हमको देना पड़ेगा उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोला जाता है? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर टर्म है, तो ये एंथैल्पी होता है चेंज इन एनर्जी। जैसे मान लो किसी हम लोग एटम से निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ऑब्वियसली उसका पहले से कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा ना। जैसे मान लो ये कोई एटम ले ले हम लोग यहाँ से, ठीक है, ये एटम ए है, इसका एनर्जी कुछ पहले से E1 होगा, है ना। और इससे मान लो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल रहे हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इसमें एनर्जी को प्रोवाइड करना होगा। तो एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद इसका एनर्जी कुछ E2 हो जाएगा, होगा ना। एनर्जी चेंज प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी चेंज होगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा ना, डेल्टा ई जो हम लोग बोलते हैं, E2 माइनस E1, तो यही एक्चुअली E2 माइनस E1 ये क्या बताएगा कि इतना मिनिमम एनर्जी हम प्रोवाइड किए जो इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यही डिफरेंस ही तो बताएगा ना मेरे को कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा एग्जैक्टली, है ना। समझ में आ रहा है? Yes, sir. और इसी डिफरेंस ऑफ एनर्जी को बोला जाता है एंथैल्पी। ठीक है, यही जो डेल्टा ई वाला टर्म आ जाता है ना, चेंज इन एनर्जी जितना हुआ, सिस्टम का एनर्जी जितना चेंज हुआ या एटम का एनर्जी जितना चेंज हुआ, उसी डेल्टा अगर लग जाएगा तो उसी को चेंज इन एनर्जी को हम लोग एंथैल्पी बोलते हैं। ये डिटेल में पढ़ना है तुम लोग को थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी कि एंथैल्पी और एनर्जी, तो उससे कंफ्यूज मत होना। एंथैल्पी अगर यूज हुआ तो वही चेंज इन एनर्जी को ही एंथैल्पी हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। और एनर्जी अगर लिखा हुआ है तो एग्जैक्ट जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पे देखो, रिमूव द इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैस। अब आइसोलेटेड गैसेस एटम हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि देखो ये पता है तुम लोगों को गैसियस एटम में बदलना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर देखो सॉलिड में रखोगे तो सॉलिड में पता है कि एटम्स के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है ना। बहुत सारे एटम्स क्या होते हैं सॉलिड में, क्लोजली पैक्ड है पूरा, ऐसा होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देंगे, तो ये पहले क्या करना होगा हमको, किसी एक एटम से तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत में निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो चारों बगल से क्या है, वो एटम से घिरा हुआ होगा, है ना। पैकिंग इसका क्या होता है, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं एटम्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई है। तो जो हम लोग एनर्जी देंगे वो पूरा पूरा एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने में तो इलेक्ट्रॉन निकालने में तो नहीं जाएगा। वो क्या होगा कि पहले उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बहुत तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है वहां पे, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको पहले वो ब्रेक करेगा। तो आधा एनर्जी, आधा क्या है वहां पे, मैक्सिमम एनर्जी तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही ब्रेक करने में चला जाएगा। तो वहां पे एग्जैक्टली हम लोग ये नहीं निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना एनर्जी खर्च हुआ। समझ में आ रहा है? हम लोग यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब वो स्पेसिफिकली बोला गया है तुम्हें कि वो इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होगा या रिक्वायर्ड होगा, उसी एनर्जी को हम लोग सिर्फ आयोनाइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे तो वो हम लोग सॉलिड में तो पॉसिबल नहीं है कि वो एग्जैक्ट एनर्जी निकाल पाना। उसी तरह लिक्विड में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो अट्रैक्शन लिक्विड में भी है। लेकिन गैसियस एटम के केस में हम लोग बोल सकते हैं कि वो, आइडियली बोल सकते हैं कि गैसियस एटम्स क्या होता है, आइडियल गैस वाला केस सिनारियो मान के ये बनाया गया है कि आइडियल गैस में हम लोग बोल देते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स या गैस के एटम्स के बीच में आपस में इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो, क्योंकि वो बहुत दूर दूर पे है, तो बहुत ही वीक इंटरेक्शन लग रहा है उनके बीच में, और उसको हम लोग नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और गैस मॉलिक्यूल्स या गैस के एटम को आइसोलेट करना भी आसान है। मतलब अगर वो मॉलिक्यूल दूसरे, या फिर अगर वो एटम गैसियस फेज में अगर आ गया, तो वहां पे हम लोग ये कंसिडर कर ले रहे हैं, आइडियल गैस अगर अज्यूम करोगे, तो वो दूसरे एटम के इंटरेक्शन में बिल्कुल है ही नहीं। तो बिल्कुल क्या बोलेंगे, वो किसी के इंटरेक्शन में अगर नहीं है तो आइसोलेटेड ही बोलेंगे ना। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो आइसोलेटेड Yes. वाला, हाँ आइसोलेटेड वाला, वो आइसोलेटेड टर्म यूज करने का वही मतलब हुआ। अब देखो, अब अगर वो आइसोलेटेड गैसेस एटम में आ गया, अब अगर हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे,
तो अब वो एनर्जी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही खर्च होगा, क्योंकि वहां पे उसका इंटरैक्शन बिल्कुल जीरो हो गया है, वो किसी दूसरे एटम के साथ इंटरैक्शन में नहीं है, और वो एनर्जी कहीं दूसरी जगह पे खर्च नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? वो एग्जैक्टली जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग पुट करेंगे, वो सारा एनर्जी कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ही जाएगा। तो वहां पे हम लोग एग्जैक्ट एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी जितना होगा वो एग्जैक्टली मेजर किया जा सकता है आइडियली, अगर आइडियल केस कंसिडर करें तो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आइसोलेटेड गैसियस एटम में बदलना पड़ता है। समझ में आ रहा है रीजन? कोई डाउट है किसी को इसमें? बोलो। हेलो? हेलो सर। नहीं। चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग के, जैसे एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाले हैं, जैसे कोई मेटल M है, ये तो गैसियस फेज में रहेगा। ठीक है, पहले तो गैसियस फेज में बदलना पड़ता है हमको, गैसियस एटम में बदलेंगे। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके सेल से रिमूव किए तो M+ बन गया ये गैसियस, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करने में जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी खर्च होगा, उसको हम लोग I1 से डिनोट करते हैं, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, जो पहला इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाले, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना खर्च हुआ एनर्जी, उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन। अब अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया उससे, तो अब तो वो न्यूट्रल एटम तो नहीं रहेगा, अब तो वो कैटायन बन चुका है ना, M+ बन चुका है। अब दूसरा Yes, इलेक्ट्रॉन अगर हमको रिमूव करना है, तो वो किससे रिमूव करना होगा, M+ वाले से ही रिमूव करना होगा ना। तो M+ से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा अब, M2+, और ये भी गैसियस फेज में, और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसमें जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो रहा है, उसको हम लोग I2 बोलेंगे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह सक्सेसिव आयोनाइजेशन, यही है सारा है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। ठीक है, इसी तरह तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, M2+ से निकलेगा। तो अब इसके बाद क्या बन जाएगा, ये M3+ और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये I3 हो गया। इसी तरह क्या होगा, IN तक जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इन सभी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, I1, I2, I3 अप टू कहां तक, I1। ये क्या कहलाएगा, सक्सेसिव, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें कोई रिलेशन बता सकते हो क्या मेरे को? इसको कंपेयर अगर हम लोग करें, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी मींस इनमें सबसे लोएस्ट एनर्जी किस में लगेगा, बताओ। फर्स्ट में। फर्स्ट में, क्यों, रीजन बताओ, क्यों रीजन, ऐसा क्यों बोल रहे हो फर्स्ट वाले में? सर क्योंकि सिर्फ फर्स्ट में से आइसोलेटेड है सर, और न्यूट्रल एटम है, जिससे सर हम लोग उसमें न्यूक्लियर चार्ज से कम लगेगा, हाँ, और हम लोग आसानी से चलो निकाल ठीक। लेंगे। हाँ, पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल रहे हैं, उसमें सबसे कम एनर्जी लगा है, क्योंकि पहला वाला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है न्यूट्रल एटम से। लेकिन जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करोगे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहे हैं, तो वो न्यूट्रल एटम से नहीं निकाल रहे हैं हम लोग, कैटायन बन चुका है वो। और ये ऑलरेडी हम लोग पहले देख ही चुके हैं कि जब भी न्यूट्रल एटम से कैटायन बनता है, तो कैटायन में एक तो साइज कम हो जाता है, साइज कम हो रहा है मतलब उसका रीजन क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ गया है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तभी तो साइज डिक्रीज होता है ना। तो साइज, वो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट ही हो जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे अब फोर्स ज्यादा लग रहा है न्यूक्लियस का, और फोर्स ज्यादा लग रहा है तो हमको एनर्जी भी ज्यादा प्रोवाइड करना होगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह तीसरा इलेक्ट्रॉन में और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, उसी तरह और ज्यादा, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएगा, उससे आयोनाइजेशन एनर्जी या सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू भी क्या होते जाएगा, क्या होते जाएगा बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इन जनरल, ये जनरल स्टेटमेंट है, अभी इसमें देखेंगे आगे एक्सेप्शन भी आएगा, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कि I1 का वैल्यू सबसे कम होगा, इसके बाद
I2 I3 up to IN फॉर सेम एटम। ये सेम एटम, ऐसा ही नहीं कि हम लोग जो है आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरे एटम से। ये क्या है, सेम एम एटम के लिए ही बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है ना? ये जो ट्रेंड बताया गया ये सेम एटम के लिए, ठीक है, इन जनरल बात कर रहे हैं हम लोग। रीजन क्या है यहाँ पे, रीजन क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे डिक्रीज होते जाएगा, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वो इंक्रीजेस कंसिडरेबली, और इसलिए सब्सिक्वेंट आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन होता है। तो सेम एटम के लिए अगर हम लोग बात करें तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ये इंक्रीज होगा। अब आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली एनर्जी वाला टर्म है, तो उसको मेजर हम लोग किस में करते हैं, यूनिट क्या होता है बताओ तो? आई आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एनर्जी को वोल्ट। हाँ, तो इसको देखोगे मोस्टली ये आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बहुत ही लार्ज होता है, लार्ज एनर्जी रिक्वायर्ड। तो इसमें मोस्टली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किलो जूल पर मोल में या फिर किलो कैलोरी पर मोल में, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज बहुत ही लार्ज होता है। या फिर देखोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है, तो ये सारे एनर्जी के यूनिट है। यह है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी से डिनोट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन सभी में हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी को यूनिट रख सकते हैं कुछ भी। तो लार्ज वैल्यू होता है इसीलिए किलो जूल पर मोल में रिप्रेजेंट किया जाता है, या किलो कैलोरी पर मोल, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में। ठीक है, तो ये है आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो, अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स आयनाइजेशन एनर्जी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। बताओ कौन कौन से फैक्टर इम्पैक्ट करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग आई, बताओ तो, और जल्दी बताना। इसका थोड़ा बहुत आइडिया तुम लोग को ऑलरेडी पता चल चुका होगा अभी तक। सर नेचर, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर। पहला साइज ऑफ द एटम हम लोग बोल सकते हैं, एटम के साइज पे भी डिपेंड करेगा आयनाइजेशन। साइज ऑफ द एटम क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? से इनवर्सली। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एटॉमिक साइज ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि साइज जितना छोटा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा होगा, साइज जितना बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतना कम होगा। तो पहला तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये बताओ डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली सर। ये भी इनवर्सली। समझ में आ रहा है क्यों इनवर्सली? बता सकता है कोई? क्योंकि शील्डिंग Yes, sir. जितना, हाँ, शील्डिंग जितना पुअर होगा आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का शील्डिंग जितना पुअर, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना ज्यादा बढ़ेगा बाहर वाले पे, इलेक्ट्रॉन पे, और जितना ज्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ा एनर्जी उतना ज्यादा लगाना होगा हमको। समझ में आ रहा है? तो शील्डिंग कम मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तीसरा होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट ये एक्चुअली है ना कि ऑर्बिटल के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन से ऑर्बिटल से रिमूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर सेम एटम में हम लोग बात करेंगे, सेम सेल की अगर बात हो रही होगी, तो जैसे मान लो कि उस शेल में जैसे थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अब थर्ड सेल में कौन से सब सेल से रिमूव कर रहे हैं वो भी आयनाइजेशन एनर्जी को इम्पैक्ट करता है। जैसे थर्ड में तुम्हारा एसपीडी, या फोर्थ की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ में एसपीडीएफ 4 आ रहा है। अब फोर्थ सेल से कौन से सब सेल से ये निकल रहा है वो उस पर भी आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू डिपेंड करेगा। जैसे देखो फोर्थ सेल की अगर हम लोग बात करें तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस, फोर्थ का जो एस होगा वो न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज होगा, ऑब्वियसली होगा ना, न्यूक्लियस में ज्यादा पेनिट्रेटेड होगा। पेनिट्रेशन मतलब कि वो क्लोजनेस है, तो न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज कौन सा होगा इन चारों में से? Yes. एस होगा, उसके बाद पी आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद सबसे दूर में कौन सा होगा? एफ होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग मान लें कि इलेक्ट्रॉन अगर एस से निकलेगा, अगर फोर्थ सेल के, फोर्थ सेल अगर लिखते हैं तो फोर्थ सेल के अगर एस से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली एस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा ना।
तो S से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, वो मुश्किल होगा एज कंपेयर टू P, और P के कंपैरिजन में फिर D से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो D में और आसान हो जाएगा P के कंपैरिजन में, और F में क्या हो जाएगा, और भी आसान हो जाएगा, सबसे आसान। अगर फोर्थ सेल की ही हम लोग बात कर रहे हैं, सेम सेल के लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो फोर्थ सेल के लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो S सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफिकल्ट और F सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होगा या नहीं, बताओ। यस सर। तो इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट, कि जो ऑर्बिटल जो है या जो सबसेल जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा या न्यूक्लियस में ज्यादा पेनिट्रेटेड होगा, ठीक है, तो उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और जो दूर होगा उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी कम होगा। तो इसलिए हम लोग अगर बात करें तो एस ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, तो एस से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल। मतलब पेनिट्रेशन इफेक्ट का अगर हम लोग ऑर्डर देखें ऑर्बिटल्स में, पेनिट्रेशन इफेक्ट, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे मैक्सिमम किस में ऑब्जर्व होगा, एस में, इसके बाद पी में, फिर डी में, और सबसे लीस्ट किस में होगा, एफ में। तो जितना ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, बोलो, ये डायरेक्टली बढ़ प्रोपोर्शनल होगा जाएगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि न्यूक्लियस के जितना ज्यादा क्लोज होगा एनर्जी उतना ज्यादा देना होगा, तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट है। तो ये थर्ड फैक्टर हो गया। इसमें एक और फैक्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्चुअली है क्या कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जहां पे मान लो हाफ फिल्ड आता है या फिर फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आता है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है उनका, है ना। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से उनका स्टेबिलिटी क्या होता है, आर एक्स्ट्रा स्टेबल बोलते हैं ना, स्पेशल स्टेबिलिटी होता है। तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगा तो एनर्जी भी हमको क्या करना होगा, ज्यादा देना होगा या कम देना होगा, ज्यादा। ज्यादा देना होगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन भी तुमको ध्यान में रखना होगा कि जहां हाफ फील्ड से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और जहां फुल्ली फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसमें ऑब्वियसली बाकी अदर कॉन्फ़िगरेशन से तुमको ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इस केस में जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p3, तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, 2p3 में है। अब ये क्या है, p3 है, हाफ मतलब फील्ड। ये हाफ फील्ड है। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल रहे हैं तो इसमें एनर्जी क्या होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है इसके ऑर्बिटल का, तो ऑब्वियसली जितना हमको देना पड़ रहा था एनर्जी बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन में उससे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन में हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन आता है। इसी तरह बेरिलियम है, बेरिलियम का अगर लिखोगे 1s2 2s2, तो यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन s2, तो ये क्या है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ भी ये सारे कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इनका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अगर होगा तो एनर्जी भी एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को, बोलो, हेलो। नो। चलो, तो ये हो गया, चार फैक्टर्स हो गए, इन्हीं चारों फैक्टर से सारा इसका एक्सप्लेन हो जाएगा। ये चार फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब जनरल ट्रेंड की अगर बात करें, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी जनरली कैसे वेरी करता है, जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, अभी एक्सेप्शन नहीं है, जनरल ट्रेंड ऑफ नॉर्मल ट्रेंड की बात करें अगर, तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे बताना। ये हम लोग लेफ्ट टू राइट इन्हें पीरियड जा रहे हैं और ये टॉप टू बॉटम इन्हें ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है। ये लेफ्ट टू राइट इन्हें ये किस में मूव करेंगे हम लोग, पीरियड में लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में हम लोग कैसे चेक करेंगे, टॉप टू बॉटम। बॉटम। तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा,
इससे पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। क्यों? इससे पहले साइज बड़ा होते जा रहा है स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद जनरल घटने ट्रेंड की लगता है। बात कर रहे हैं हम, एक्सेप्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्शन वाला वो अलग से देखेंगे हम लोग, जनरल ट्रेंड है ये। सर साइज पे डिपेंड्स। हाँ तो हम एक्सेप्शन वही तो बोल रहे हैं ना, साइज का जो जनरल ट्रेंड था ना उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करो, हम एक्सेप्शन वाला केस कंसिडर नहीं करने बोल रहे हैं अभी। ठीक है, वो एक्सेप्शन हम लोग अलग सब से बढ़ेगा। देखेंगे। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे घटता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीजेस। तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में या अलोंग द पीरियड अगर मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, कि पहला तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, न्यूक्लियर चार्ज, तभी तो एटॉमिक रेडियस घट रहा है। ये दोनों तो इंटर रिलेटेड ही है। ठीक है, तो ये जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं हम, अभी एक्सेप्शन नहीं कंसिडर कर। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी क्या सर होगा, डिक्रीजेस। डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होगा, ड्यू टू डिक्रीजेस। इंक्रीज इन साइज, इंक्रीजिंग ऑफ साइज। ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। कोई डाउट इसमें किसी को? है क्या डाउट? तो ये नॉर्मल ट्रेंड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक्सेप्शन हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ आता है। सबसे पहला एक्सेप्शन जो मिलेगा हम लोगों को, एक्सेप्शन इसमें डिस्कस कर रहे हैं, एक्सेप्शन पीरियड में भी देखेंगे एक्सेप्शन किस में मिलता है, और ग्रुप में भी देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि एक्सेप्शंस इन पीरियड आर फाउंड ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये वही जो लास्ट वाला फैक्टर बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर, कि पीरियड में जो एक्सेप्शन तुमको मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही मिलेगा। जैसे मान लो हम लोग सेकंड पीरियड की अगर बात करें तो इसमें पहला जो एक्सेप्शन मिलता है, देखोगे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिख रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना। तो इसमें जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए था, यही होना चाहिए था ना जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग। यस बोलो, सर। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नियॉन का होना चाहिए था और सबसे कम लिथियम का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ट्रेंड जो ऑब्जर्व किया जाता है, ये ऑब्जर्वेशन ऐसा आता है कि लिथियम का देखो, बेरिलियम का लिथियम से ज्यादा है, लेकिन बेरिलियम और बोरोन में किसका ज्यादा होना चाहिए था, बोरोन का। बोरोन का। बोरोन। बट यहाँ पे बेरिलियम का ज्यादा होता है। फिर इसके बाद बोरोन कार्बन में सही चलेगा ऐसे ही, फिर कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का ज्यादा। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होना चाहिए था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। बट यहाँ नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। फिर उसके बाद ये, तो दो जगह पे हमको वेरिएशन मिल रहा है, एक्सेप्शन मिल रहा है। कहाँ कहाँ, एक बोरोन और बेरिलियम वाले में, और दूसरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले में। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। हाँ, तो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यहाँ पे देखोगे बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से निकल रहा है ना। लेकिन बोरोन में जो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, IE1, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम लोग। तो बोरोन का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये 1s2 2s2 2p1, तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा
वो कहाँ से निकलेगा? नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से निकल रहा है, P1 से। वो ना तो हाफ फिल्ड है ना ही फुल्ली फिल्ड है। तो ऑब्वियसली जो फुल्ली फिल्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, है ना? तो वही है। उसी तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कर सकते हो ना? यस सर। तो नाइट्रोजन का देखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड वाले से निकल रहा है, बट ऑक्सीजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन जब देखोगे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा ऑक्सीजन का? 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगा, यही होगा ना? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो P4 वाले कॉन्फ़िगरेशन से निकलेगा। तो P4 वाला कॉन्फ़िगरेशन ना तो हाफ फील्ड है ना ही फुली फील्ड है, लेकिन नाइट्रोजन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो P3 वाले कॉन्फ़िगरेशन से निकलेगा। तो P3 वाला कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली P4 से क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी हमको नाइट्रोजन वाले केस में देना होगा। अब देखो, तो नियॉन का हम लोग देखें तो साइज तो बढ़ जाता है लास्ट में, बट उसका फिर भी उसका इफेक्ट, साइज बढ़ने का इफेक्ट उसके आयनाइजेशन एनर्जी पर नहीं पड़ा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये तो हमेशा फुल्ली फिल्ड रहता है, 1s2 2s2 2p6। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, इसमें तो सारे शेल फुल्ली फिल्ड है ना? बोलो। यस सर। तो नोबल गैस का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है, उसमें तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वो नोबल गैसेस में तुम देखोगे कि बहुत ही हाई वैल्यू आता है लास्ट में। ठीक है, तो उसमें साइज का बढ़ना उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाता है। तो पीरियड में मैं जो मैक्सिमम केसेस में एक्सेप्शन जो देखोगे वो मोस्टली किसकी वजह से आ रहा होगा? कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसको हम लोग? वेरिएशन इन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो और एक्सेप्शन आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक? बताओ। अगर तुम लोग इसमें तुम लोग का बुकलेट मिल चुका है ना? इसका मिला है बुकलेट? सर। हाँ, तो सर। इसमें होमवर्क जो यस सर। रहेगा तुम लोग का, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड ये एक्सरसाइज उसमें देखोगे अलग अलग करके किया हुआ है ना? तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज और पहला इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट बताए थे उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक साइज, इंट्रोडक्शन में वो भी पार्ट आ रहा है, ग्रुप ब्लॉक और पीरियड निकालने वाला पार्ट। ठीक है, वो सारा, और एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा वो कर लेना। लेकिन इसमें हम एक चीज रिकमेंड करेंगे, एनसीईआरटी इसमें थोरो पढ़ो तुम लोग। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रीड करो इस चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी रीड करना। ठीक है, क्योंकि प्योरली एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन जेई मेंस, इनफैक्ट जेई एडवांस में भी पूछा गया है। एनसीईआरटी का जो डेटा रहता है ना, डेटा से उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन डाला गया है। तो इनऑर्गेनिक में जो भी चैप्टर हम बोलेंगे उसके लिए एनसीईआरटी रीडिंग करना लाइन बाय लाइन बहुत ही मस्ट है। एनसीईआरटी रीड करो लाइन बाय लाइन, पहले रीड करोगे वही यहाँ तक जितना पढ़ा है, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज पे मूव ऑन करना। ठीक है, पहला काम है तुम लोग का एनसीईआरटी रीड करना लाइन बाय लाइन, उसके बाद ही ये करना है। ठीक है, तो इतना करके रखना नेक्स्ट क्लास होने से पहले। ठीक है, हेलो। यस सर। यस सर। ये पक्का है, इसमें इग्नोर मत करो। बाकी मोल कॉन्सेप्ट या एटॉमिक स्ट्रक्चर में उतना जरूरी नहीं था तुमको थ्योरी रीड करना एनसीईआरटी से, बट इसमें जरूरी है। ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं इनऑर्गेनिक का तुमको सारा चैप्टर एनसीईआरटी से रीड करना ही होगा। ठीक है ना? तो चलो फिर आगे यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यस सर। इतना करके रखना बट तुम, ठीक है, होमवर्क करने का आदत डालो, नहीं तो फिर। और ये सब चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है, या तो आएगा तुमको, आएगा तो तुरंत 1 सेकंड में बना दोगे, 2 सेकंड में बन जाएगा, टाइम टेकिंग भी नहीं होता है। नहीं आएगा तो फिर पूरा कंप्लीट लॉस हो जाएगा। तुक्का मारोगे तो गलत होगा। इनऑर्गेनिक में ये एडवांटेज है, या तो तुमको पूरा पूरा आएगा और वो टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, 1 सेकंड में तुमको आंसर दिख जाएगा।
समझ में आ रहा है ना? फिजिकल में तो तुमको 1-2 मिनट सॉल्व करना है, ये करना है, बट इसमें वही चीज है कि अगर तुम्हारा पढ़ा हुआ है, कोई भी चीज पढ़ा हुआ है तो आएगा तो 1 सेकंड में बन जाएगा, नहीं तो तुक्का मारोगे गलत होगा। ठीक है, तो इसलिए ये एडवांटेज है, बहुत ही हाईली स्कोरिंग होता है इनऑर्गेनिक। तो फोकस करो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम मार्क्स ऐसा थोड़ी होगा फिजिकल का सॉल्व करोगे ज्यादा मार्क्स मिलेगा, अल्टीमेटली तो टोटल मार्क्स ही मैटर करता है ना। तो ऑब्वियसली उस चीज पे ज्यादा फोकस करो जहाँ पे कम एफर्ट डाल के हमको वही उतना ही मार्क्स मिल रहा है। हमेशा मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई करना, क्योंकि अल्टीमेटली तुमको ऑब्वियसली स्कोर ही करना है, स्कोर ही तुम्हारा सब चीज होगा। समझ में आ रहा है ना? वो तुमको वहां पे वो इवैल्यूएशन नहीं होगा तुमने फिजिकल का कितना क्वेश्चंस किया है, या ऑर्गेनिक का कितना किया, या इनऑर्गेनिक का कितना किया। इसलिए जो बायो वाला होता है, बायो तो तुम लोग लिए नहीं हो, तो इसलिए मेडिकल में देखोगे बायो पे ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि वो स्कोरिंग होता है, 1-2 सेकंड लगेगा नहीं, मतलब सारा थ्योरी ही है, 1-2 सेकंड में या तो पूरा मारोगे या तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए सब में इसलिए थोरो नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, थोरो रीडिंग होना चाहिए तुमको एनसीईआरटी का। क्लियर है ना? यस सर। चलो तो फिर चलो एंड कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। चलो थैंक यू।